Just a quick review of what we did yesterday. Yesterday, we started with the topic of conservative forces and potential energy. We started defining what is a conservative force. Just a quick review कि हमने किस तरह conservative force को define किया था. A conservative force is a force acting on the particle that depends only on the net change in particle's position, and work done by such force in moving a particle from one position or one point to another is independent of the path followed by the particle. फिर हमने कंसिडर किया था कि वेट हो गया या इलास्टिक स्प्रिंग हो गई फोर्स, दे आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज if you are considering the weight of the particle, the work done by weight depends only on the vertical displacement. वो vertical displacement पे सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है. जिस पाथ के थ्रू भी वेट जो है वो मूव करते हुए 1 और 2 के दरमियान मूव करे, वो पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट which this weight has undergone. So since the work done due to weight is independent of the path, so weight is basically an example of a conservative force. Similarly हमने कल इलास्टिक स्प्रिंग की बात की थी, फोर्स स्प्रिंग फोर्स की बात की थी. Work done due to a spring force is basically minus half k s2 square minus half k s1 square. So that work done depends on two things. S1 एंड S2 के पोजीशन 1 के ऊपर ये स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है. सिमिलरली पोजीशन 2 के ऊपर ये स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है. अब वो पार्टिकल बेशक कोई भी पाथ फॉलो करते हुए इन पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक पहुंचे, द वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द stretch or compression in that spring or the deformation in that spring from its unstretched position at position 1 and position 2. So it does not depend upon the path. So that's why spring force is another example of a conservative force. इसके मुकाबले में अगर हम फ्रिक्शन की बात करें या हम अप्लाइड फोर्स की बात करें, तो since friction as well as applied force, the work done depends upon the length of the path. So the longer the path, the higher would be the work consumed in friction or the work done by applied force. So work done by applied force or friction force क्योंकि path के ऊपर डिपेंड करता है, तो friction force या applied force are examples of non-conservative forces. तो कल हमने बेसिकली ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. वो तमाम फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती हैं. वो तमाम फोर्सेस जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं. पोटेंशियल एनर्जी फिर हमने डिफाइन की थी कि एनर्जी विच comes from the motion of a particle is referred to as kinetic energy, जिसको हम T equal to half mv square से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो दैट पोजीशन इज गोइंग टू बी रेफरेंस्ड फ्रॉम सम फिक्स्ड डेटम और रेफरेंस प्लेन. सो दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज टर्म्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. Thus potential energy is the measure of the amount of work a conservative force will do when it moves from a given position to the datum. उसके बाद फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V के साथ, और दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू वेट ऑफ दिस पार्टिकल. द अदर वन इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स. या इलास्टिक स्प्रिंग की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. कल फिर हमने क्विकली बात की थी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है जिसको हम Vg से रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी आइदर अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन बी आइदर जीरो, or it can be a negative quantity depending upon the position of your particle from the datum. For example, if a particle is located above the selected datum, जो भी आपने datum select किया उससे ऊपर lie करता है, तो it has the potential of doing positive work once it is being moved from its current location to the datum. यानी अगर आप उस particle को छोड़ देंगे उस position पे तो वो automatically datum तक move कर जाएगा weight की वजह से, gravity की वजह से. So you can basically take work output from that particle. So a particle located above the datum would have a positive gravitational potential energy. The magnitude of that gravitational potential energy is going to be W times delta Y. Similarly, if a particle is located at any position below the datum, then you have to perform some work on that particle in order to move that back to the datum. So basically आप उसमें work input कर रहे होंगे. So a particle located below datum would have a negative gravitational potential energy. Negative gravitational potential energy से क्या मुराद है कि you are going to perform work input on that particle in order to move it back to the datum. So that negative gravitational potential energy would have a magnitude of again W times delta Y. So magnitude same रहेगा, बेशक वो datum से ऊपर लाई करता है या datum से नीचे लाई करता है, सिर्फ उसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कन्वेंशन डिफाइन किया कि वर्क आउटपुट को हम पॉजिटिव लेते हैं, वर्क इनपुट को हम जो है वो नेगेटिव ले रहे होते हैं. इफ अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट द datum, then it should have a zero gravitational potential energy. इससे क्या मुराद है कि अगर वो datum पे लोकेट है तो उसका पोटेंशियल वर्क डन करने का ड्यू टू वेट जो है वो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो. यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं हर एक को, so that we can move to today's lecture. Yes, sir. Okay, the second type of potential energy which you may encounter is the elastic potential energy. The elastic potential energy क्यों आती है? Because if elastic spring is being present in the problem, then
that particle would possess some elastic potential energy as well. Okay, now in order to understand this elastic potential energy, first of all, we are going to represent it using symbol VE, where V represents the potential energy and E represents elastic. So elastic potential energy is going to be represented by VE. Okay, just a little question from you people. Whenever a spring is being displaced from its neutral position या unstretched position, whether it is being compressed or it is being elongated, दोनों सूरतों में what does the spring force will try to do? Resist the stretching or compression. Basically, the spring force will try to move the spring back to its unstretched position. ऐसे ही है? Yes, sir. So whether the spring is being elongated or compressed, that is whether the spring is being deformed from its unstretched position, the spring force will always try to move that spring back to its unstretched position. So the elastic potential of any spring is going to be positive once it is being displaced from its neutral position से कि जब आपके पास कोई भी स्प्रिंग जो है वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ हुआ है, बेशक वो कंप्रेस हुआ हुआ है या वो इलोंगेट हुआ हुआ है, दोनों सूरतों में जब आप उस स्प्रिंग को या उस पार्टिकल को छोड़ेंगे जिसके साथ स्प्रिंग कनेक्ट है, द स्प्रिंग फोर्स विल ट्राई to move that spring back to its neutral position. So that's why आपके पास हमेशा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि जब स्प्रिंग डिस्प्लेस होगा अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से, इट हैज द पोटेंशियल ऑफ डूइंग पॉजिटिव वर्क once it is coming back to its unstretched position. So the elastic potential is always going to be a positive quantity and the magnitude is going to be half ks square, where k is the spring constant and s is the deformation of the spring from its unstretched position. So whether the spring is being elongated or it is being compressed, it has a potential of doing positive work once it is moved from that position back to its unstretched position. So the elastic potential is always going to be a positive quantity, which is half k square, or it can be zero if the spring is unstretched. यानी आप जिस पोजीशन के लिए एनालिसिस कर रहे हैं उस पे स्प्रिंग अगर अनस्ट्रेच है, तो अगर स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, so there is going to be zero potential of doing work due to due to the elastic spring. कि अगर स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन पे मौजूद है, आप उसको छोड़ेंगे तो वो वहीं मौजूद रहेगा, तो द पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इलास्टिक स्प्रिंग इज गोइंग टू बी zero. So the elastic potential is going to be a positive quantity whenever the spring is being displaced from its neutral position. The magnitude is going to be half ks square. If the spring is at its unstretched position, then the elastic potential energy is going to be equal to zero. Is this point clear to all of you? Yes, sir. So, अगर हम इसको समराइज करें पोटेंशियल एनर्जी को, हमारे पास दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज आती हैं. वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू वेट, द अदर वन इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू इलास्टिक स्प्रिंग. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग दैट द पार्टिकल इज लोकेटेड अबव द डेटम, बिलो द डेटम, or it is located at the datum. So based on the position of your selected datum, the gravitational potential energy can either be positive, zero or negative. इसके मुकाबले में अगर हम elastic potential energy की बात करें तो the elastic potential energy is always going to be a positive quantity whenever the spring is being displaced from its neutral position, whether it is being compressed or elongated. दोनों सूरतों में the elastic potential energy is going to be half ks square. However, if the spring is at its unstretched position, neutral position, then in that case the elastic potential energy is going to be zero. Okay, now the total potential energy, as we have defined earlier as well, the total potential energy is going to be represented by capital V, which is going to be the algebraic sum of the gravitational potential energy and the elastic potential energy. So जब हम potential energy या potential function की बात करते हैं, तो basically we are talking about the algebraic sum of the gravitational as well as elastic potential energies. Okay, now the important point to note here is this sentence. Please do read this sentence once. उसके बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे by considering a very simple example. ये सेंटेंस कहता क्या है? It says that the work done by a conservative force in moving the particle from first position to the next position is measured by the difference of this potential function. So the work done by the conservative force in moving a particle from position 1 to position 2 can also be measured by the difference in the potential functions at position 1 and position 2. That is, u1 to 2 conservative can be written as v1 minus v2. In other words, you can write it as vg plus ve at position 1 minus vg plus ve at position 2. So the total potential energy at position 1 minus total potential energy at position 2 should be equal to the work done by conservative forces from point 1 or position 1 to position 2. Now, in order to prove this concept or prove this equation,
let us consider a particle which is being shown to you here, which is connected with a spring. This particle has a weight of W as shown to you in the figure. So for example, the potential function for a particle of weight W suspended from a spring can be expressed in terms of its position S measured from a datum located at the unstretched length of the spring as कि मैं आपसे कहूं कि आप इस पार्टिकल का टोटल पोटेंशियल फंक्शन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकालें. इट इज गोइंग टू बी एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन S. This potential energy is going to be Vg, which is the gravitational potential, plus Ve, which is the elastic potential. So you can write it gravitational potential की अगर हम बात करें, weight इसका W है, displacement या vertical displacement इसकी S है, so the gravitational potential is going to be Ws, and since this position lies below the selected datum, जो कि आपके ऊपर ये वाला datum है, this position lies below the selected datum, so this gravitational potential is going to be a negative quantity. So minus Ws जो है वो इसका gravitational potential हो गया है. इसी तरह अगर हम elastic potential की बात करें तो since the spring is being elongated from its neutral position, इसकी neutral position भी जो है वो यही है, so since the spring is being elongated a distance s from its neutral position, so its elastic potential can be written as half k square, and as we have discussed earlier, this elastic potential is going to be a positive quantity. So at any arbitrary position, the total potential energy of this part, the total potential energy is going to be the total energy potential energy of this particle is going to be minus Ws plus half k square. ये point clear है हर एक को? Is this point clear to all of you? How we have calculated the total potential energy? Yes, sir. Okay, now let us suppose that this particle is being displaced from position 1, which is this position S1, to a new position, which is position 2, represented by position coordinate S2. So the particle is being displaced from position 1 to position 2. जो हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी कि the work done by conservative forces in moving this particle from position 1, which is this position, to position 2, which is this position. So it can also be found using the difference in their potential functions at position 1 and position 2, that is V1 minus V2. So as per this equation, what is going to be V1? V1 is going to be minus Ws1 plus half k S1 square. ऐसे ही है, as per our this relationship, the total potential energy at position 1 is minus Ws1 plus half k S1 square. Similarly, the potential function at position 2 is going to be minus Ws2 plus half k S2 square. ऐसे ही है? Yes, sir. ओके, नाउ वर्क वाली जो वेट वाली टर्म्स है उनको हम इकट्ठा कर लें, जो स्प्रिंग वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लें. सो दिस माइनस माइनस वुड बिकम पॉजिटिव, सो Ws2 minus S1, ये आपकी वेट वाली टर्म्स को इकट्ठा करने से जो टर्म आ जाएगी Ws2 minus S1, और स्प्रिंग वाली टर्म्स को जब आप इकट्ठा करेंगे इट वुड बिकम माइनस हाफ के S2 स्क्वायर माइनस हाफ के S1 स्क्वायर. तो अगर हम इन फॉर्मूलों को देखें और अपनी पिछले टॉपिक की डिस्कशन को समराइज करें, वर्क डन ड्यू टू वेट क्या होता था? Gravitational energy. W टाइम्स डेल्टा वाई होता था, वर्क डन ड्यू टू वेट. ऐसा ही है? Yes, sir. अच्छा, और वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या होता था? क्या ये जो फॉर्मूला है ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स का नहीं है? माइनस हाफ के S2 स्क्वायर माइनस हाफ के S1 स्क्वायर. Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ कहा क्या जा रहा है कि आपके पास अगर आप वर्क डन की बात करें तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है उनको आप अगर चाहें तो वर्क डन के बजाय उनके पोटेंशियल फंक्शंस के डिफरेंस की मदद से भी जो है वो निकाल सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सेंटेंस, दैट द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स in moving a particle from position 1 to position 2 can also be measured by the difference in their potential functions at position 1 and position 2. तो बजाय मैं वर्क डन की फॉर्म में निकालूं, मैं चाहूं तो उन वर्क डन को रिप्लेस कर सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन से V1 minus V2 से. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now coming to our conservation of energy principle. Initially, I hope that the blank slide is visible to all of you. Yes, sir. The principle of work and energy says that the initial kinetic energy of a particle plus work done by all the forces in moving that particle from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of a particle. ये principle of work and energy है. हम करते क्या है कि इसी principle of work and energy से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल जो है वो डिराइव करते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इट? सिंपली हमने किया क्या कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने इसी तरह रखा. ये जो वर्क डन वाली टर्म्स थी इसको हमने डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स में, समेशन U1 to 2 बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस
प्लस समेशन u1 to 2 बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, मैंने फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन इज द कंजर्वेटिव फोर्सेस, द अदर वन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, and that should be equal to the final kinetic energy of this particle. So what I have done here is I have divided summation u1 to 2 into two parts, work done by conservative forces and work done by non-conservative forces. Okay, now let us suppose that you have a particle which is being displaced from position 1 to position 2, and during that motion from position 1 to position 2 there is no non-conservative force acting on the particle, यानी आपके पास कोई applied force भी नहीं है और आपके पास friction force भी नहीं है. So if there is no non-conservative force acting on the particle, then what should be the work done by non-conservative forces? 0. Since there is no non-conservative force acting on the particle, so this term which represents the work done by non-conservative forces, it should be equal to 0. Moreover, the work done by conservative forces can be replaced by their potential functions, जो कि अभी हमने बात की थी, हम इस इक्वेशन से इसको रिप्लेस कर लेंगे समेशन u1 to 2 से. So it would become v1 which is the potential energy at position 1 minus v2 which is the potential energy at position 2. So हमने summation u1 to 2 conservative को replace कर लिया है v1 minus v2 से, and that should be equal to t2, or rearranging these terms it would say t1 plus v1 should be equal to t2 plus v2. Now this particular equation is termed as the conservation of energy principle. What does this principle states? This principle states that the total energy of a particle would remain constant provided that there is no non-conservative force acting on that particle between position 1 and position 2. That is, the sum of kinetic and potential energies at position 1 should be equal to the sum of kinetic and potential energies at position 2, provided that condition क्या है conservation of energy को apply करने की, there shouldn't be any non-conservative force acting on that particle during position 1 to position 2. So this is the principle of conservation of energy. Again, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जीज हैं जो कि ये हाफ mv² होती हैं, सो इट मींस कि आपके पास जो वेरिएबल यहाँ काइनेटिक एनर्जीज में इन्वॉल्व है दैट इज वेलोसिटी. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जीज की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जीज जो है वो चूंकि w टाइम्स डेल्टा वाई या एस के बराबर होती है, और इसी तरह अगर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसमें भी हाफ के एस स्क्वायर आ रहा होता है, यानी एस इन्वॉल्व है. सो आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी आपको रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन फोर्सेस, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. आपके पास जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है दैट विल आल्सो गिव यू अ रिलेशनशिप बिटवीन एफ वी एंड एस. लेकिन इन दोनों प्रिंसिपल में से जब आपको चॉइस करना पड़ जाए कि आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इट डिपेंड्स कि क्या उस पार्टिकल के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं. अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बिकॉज इट इज मोर इजियर टू अप्लाई. अगर उस पार्टिकल के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर रही होगी यानी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, अप्लाइड फोर्स आ रही होगी, तो देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग द principle of work and energy rather than the conservation of energy principle. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so summarizing again, the principle of work and energy states that the total energy of a particle would remain constant provided that there is no non-conservative force acting on that particle. So you can apply this principle of work and energy on a single particle as well as you can apply that principle of work and energy on a system of particles as well. System of particles से क्या मुराद है कि अगर आपके पास उसी तरह रोप और पुली के साथ दो पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं तो then the initial energy of the system should be equal to the final energy of the system provided that there is no non-conservative force acting on the system between position 1 and position 2. So you can apply this conservation of energy principle on a single particle, or you can apply this principle of conservation of energy on a system of particles as well. I hope that the point is clear to all of you. Yes, sir. Okay, so we are going to solve a few examples relevant to this topic as well as problems. इसके अलावा again दो छोटी छोटी सी announcements भी हैं जो कि हम क्लास के एंड पे या चले अभी शेयर कर देते हैं. क्लास के एंड पे कोई हो रहा होगा तो फिर प्रोबेबली आप में से कुछ मीटिंग शायद लीव कर चुके हो. इंशाल्लाह टुडे यू आर गोइंग टू बी गिवन असाइनमेंट नंबर 2. असाइनमेंट नंबर 2 क्या होगी, आपको 3 या 4 प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रेलेवेंट दे दी जाएंगी, प्रोबेबली either principle of work and energy or conservation of energy principle से relevant, and you need to solve those problems and submit them on MS Teams by संडे को रात 12 बजे तक का टाइम आपके पास होगा in order to submit that assignment. So you can submit that assignment by संडे. वो आपके कौन से प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको असाइनमेंट MS Teams के ऊपर जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपको विजिबल हो जाएंगी कौन से 3 या 4 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करके सबमिट करवाने इन असाइनमेंट नंबर 2. दूसरा आपका क्विज नंबर 3 तो आज होगा. Quiz number 4 is going to be conducted
next week, जो Tuesday की class है उसमें quiz number 4 हो रहा होगा, and that quiz number 4 is going to be conducted from the topic equation of motion in terms of XY coordinate system. ठीक है, so quiz number 4 is going to be conducted from the topic of equation of motion in terms of chapter number 13. पहला topic जो था equation of motion in terms of XYZ coordinate system. ठीक है? Yes, sir. 13.1. तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई किया था, XYZ, NTB, R थीटा Z. तो आपका क्विज नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट वीक फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और क्विज नंबर 5 जो है वो आपका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ R थीटा Z कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि उससे नेक्स्ट वीक को होगा. उसके बाद फिर क्विज नंबर 6 जो है वो प्रोबेबली वर्क एनर्जी से हो जाएगा, 7 8 आपका इंपल्स मोमेंटम से हो जाएगा, और 9 आपकी डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी से हो जाएगा. तो प्रोबेबली कोशिश यही है कि आपके सारे टॉपिक्स एक तरह से क्विज़ेस में जो है वो कवर हो जाएं. और जिस तरह अभी अनाउंस भी हो गया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्रोबेबली 1 फेब से यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी. सो मोस्ट लाइकली 1 फेब से आप लोग चूंकि फेस टू फेस मोड में आ जाएंगे, तो मोस्ट लाइकली आपकी कुछ आखिरी क्विज़ेस as well as the final exam is going to be in face to face mode, but again that decision depends upon NUST के NUST वो कब अनाउंस करती है यूनिवर्सिटी खुलने के हवाले से. ठीक है? Okay, sir. Okay, so starting with the first example. अच्छा, एक और बात, अभी हम 2 एग्जांपल्स और 1-2 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद फिर ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम डायरेक्टली क्विज जो है वो स्टार्ट कर देंगे. ब्रेक हम ये भी कर सकते हैं कि 1-2 एग्जांपल्स करके ब्रेक कर लें, फिर वापस आएं, फिर 1-2 प्रॉब्लम्स करें और फिर क्विज करें. लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था कि एक ही दफा ब्रेक करके फिर उसके बाद क्विज स्टार्ट करें, तो आई होप कि दैट इज फाइन विद ऑल ऑफ यू. Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर स्टार्टिंग विद एग्जांपल 14-9 in which a gantry structure is shown which is going to be used for testing the response of an airplane during a crash. As shown, the plane having a mass of 8 megagrams. So आपने सबसे पहले तो इस mass को kg में convert करना है. So how much kg is going to be this mass? 80,000. 8,000 kg. So this plane has a mass of 8,000 kg and it is hoisted back until theta is equal to 60 degrees. So at this position, when the plane is at theta, when the plane is located at position A, this theta is given to you as 60 degrees. Okay, what you are doing here is आप इस plane को यहाँ rest से जो है वो release करते हैं, and this plane is going to crash into the ground at theta equal to 15 degrees. So at theta equal to 15 degrees, this plane is going to crash into the ground. You need to find out 2 things. The first thing which you need to determine with which velocity or with what velocity the plane is going to crash into the ground. So आपने एक तरह से VB जो है वो determine करनी है, which is the velocity with which this plane is crashing into the ground. And the second thing which you need to determine is the maximum tension developed in the supporting cable during this motion. We are going to neglect the effect of lift caused by wings during the motion as well as the size of the airplane. So we need to take it as a particle. Is the question clear to all of you? Yes, sir. Okay. So on this plane between position A and position B, is there any non-conservative force acting on the plane between position A and position B? No, sir. लेकिन सर वो टेंशन तो है, वो तो वर्क ही नहीं करता. हाँ, तो टेंशन तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता towards the work. So since there is no non-conservative force acting on the plane between position A and position B, so it is going to be solved using the conservation of energy principle. Although आपके पास choice है, if you want, you can solve it using the principle of work and energy as well. लेकिन जब आपके पास choice मौजूद हो कि दोनों में से कोई भी principle आप apply कर सकते हो, तो फिर कोशिश किया करें कि conservation of energy apply करें, because it gives you a much easier solution as compared to the principle of work and energy. So that conservation of energy principle states that the kinetic energy and potential energy at position A should be equal to the kinetic energy and potential energy at position B, isn't it? This is the principle of work conservation of energy, which states that the total energy at position A should be equal to the total energy at position B, because there is no non-conservative force acting on the particle between those two positions. Okay, एक एक करके हम इन सारी टर्म्स को जो है वो डिस्कस करते हैं. What about the kinetic energy at position A? Zero, sir. Stationary. Since the plane is being released from rest at position A, so the kinetic energy at position A should be equal to 0. That is, TA should be equal to 0. What about TB? It is going to be half mVb square. So this is going to be the kinetic energy at position B, and VB is unknown to you, which is going to be determined here. Okay, now coming to the potential energies VA and VB. सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो VA और VB है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी या इलास्टिक आएगी या दोनों आएंगी?
सर ग्रेविटेशनल आएगी क्योंकि सिर्फ वेट है. Since no spring is being involved here, so basically VA and VB are going to be the gravitational potential energies only. इसमें elastic potential energy जो है वो involve नहीं होगी. So हम इसको VGA और VGB से जो है वो denote कर लेते हैं because this represents the gravitational potential energy only. Okay, now the gravitational potential energy is always measured with reference to some datum. So let us define the top of this frame. That is position C जो है इसको मैं as a datum के तौर पे जो है वो define कर लेता हूँ. Okay, if I have defined that position C as my datum, so since position A lies below the selected datum, what should be the sign of gravitational potential energy at A? Negative. Minus W times delta. Minus W times delta A, isn't it? Delta A, yes sir. Minus W times delta Y. And what is going to be delta Y? तो भाई सर वो दो हमारे पास ट्रायंगल किए हुए हैं तो एक ट्रायंगल से हाइट मालूम कर लेंगे दूसरे ट्रायंगल से हाइट मालूम कर लेंगे. So it is going to be 20 cos 60, isn't it? Yes sir. So this is basically delta Y, which is going to be 20 cos of 60. Okay, now coming to the gravitational potential energy at position B, since position B also lies below the selected datum, so it is going to be again minus W times delta Y, but now delta Y for position B is going to be this delta Y. This should have a value of 20 cos of 15, isn't it? Yes sir. Okay, so once you solve this equation, the only unknown quantity here is the velocity Vv. So once you solve it, this velocity Vv would comes out to be so this velocity Vv comes out to be 13.5 meters per second. So यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है देखो? यस सर. सर ये डेटम जो लोगों ने ऊपर फाइंड किया ये पोजीशन ए पे हम डिफाइन कर सकते हैं. जी, अब हम थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए लेट अस change this datum. थोड़ा सा और से देखें. In the actual problem, the datum was defined at position C. So in order to develop our understanding, let us change this datum to position A and let us see what changes are going to be required in our conservation of energy principle. So instead of defining this datum at position A, let us define the datum at instead of defining the datum at position C, let us define the datum at position A. Now if we have defined the datum at position A, what should be VGA? 0. In that case, the gravitational potential at position A would be equal to 0 because आपने datum ही position A के ऊपर जो है वो define कर दिया है. So आपके पास VGA 0 हो गया. Now coming to this term which is VGB, gravitational potential at position B. Since position B lies below position A, which was your datum, so आपके पास जो B के ऊपर gravitational potential आएगा, that is going to be minus W times delta Y. But now delta Y is going to be this distance between position A and position B. Can you identify this delta Y from the geometry which is given to you? Yes sir. वो साइन जो बड़ा ट्रायंगल है उससे हाइट मालूम किया और छोटा ट्रायंगल से हाइट मालूम करके सेपरेट कर लेंगे. So it is going to be 20 cos of 15 minus 20 cos of 60, isn't it? Yes sir. Okay, so अगर मैं इस 20 cos 60 को लेफ्ट पे लेके जाऊं तो मेरे पास यही वाली इक्वेशन बन जाती है जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी. तो डेटम आप कहीं भी डिफाइन करें, आपका डेटम डिफाइन करना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां आप डेटम डिफाइन कर लें, आपकी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स उस सिलेक्टेड डेटम के हवाले से सही लिखी जानी चाहिए. तो डेटम आप अपनी मर्जी से अगर डिफाइन नहीं हुआ हुआ, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक कन्वीनियंट लोकेशन पे डेटम को डिफाइन कर सकते हैं. आप चाहें तो बी पे डेटम डिफाइन कर लें. अगर बी पे डिफाइन करेंगे तो VGB 0 हो जाएगा और VGA जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. और पॉजिटिव कितना होगा? वो वही आपके पास जो है वो 20 cos 15 minus 20 cos 60 के बराबर हो जाएगा. Is this point clear to all of you? Yes sir. किसी को कोई डाउट डेटम के हवाले से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से काइंडली आप पूछ सकते हैं अभी. No question? Okay. What was the second part of this question? Maximum tension. You need to define or you need to find out the maximum tension. अब as per your understanding of physics, maximum tension इसकी किस पोजीशन पे होगी? सर मैक्सिमम टेंशन जो एंगल y एक्सिस के करीब हो तो इसमें ना सर 15 ही करीब आता है.
तो द लोएस्ट पोजीशन इसकी जो होती है उस पे टेंशन जो है वो मैक्सिमम होती है। ऐसा ही है, जब भी आप कोई चीज किसी पेंडुलम से लटकाएं, किसी रोप से लटकाएं, द टेंशन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, इजंट इट? यस सर। तो यहाँ लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? बी। B है। So it means that we need to find out the value of this tension at position B. सिर्फ एक स्टूडेंट मुझे लग रहा है पार्टिसिपेट करे, बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल खामोश हैं। अब्दुल्ला लियाकत, आर यू हियर? यस, इधर ही हूं। या टेंशन में है क्विज की? नहीं सर, आज बाकी को मौका दे रही है। चलिए, अच्छा, हमने मैक्सिमम टेंशन फाइंड आउट करनी है। सो अगेन, तारिक के अलावा और अब्दुल्ला के अलावा एनी अदर वॉलंटियर्स who want to tell how to find out this tension? सर जब थीटा 0 होगा। नहीं, अभी जिस तरह बात हुई है, द टेंशन इज गोइंग टू मैक्सिमम एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट हमारा वो है जब थीटा 15 है, जब क्रैश के बिल्कुल करीब है। सो उस पॉइंट पे हमने टेंशन फाइंड करनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट टेंशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज? कौन सा इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है जिसको हम अप्लाई करते हुए टेंशन फाइंड कर सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स है और वेट का हम- कंपोनेंट ऐड कर देंगे। हम बेसिकली हमने VV वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। दैट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 13.5। सो द वैल्यू ऑफ VV इज नोन टू अस व्हिच इज 13.5। मैं इस पोजीशन के ऊपर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं, तो द टेंशन वुड बी एक्टिंग अलोंग द कॉर्ड, द वेट वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज 15 डिग्रीज। सो अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन along the normal axis, ये मेरी t axis आ जाएंगी, ये मेरी n axis आ जाएंगी। So applying summation Fn equal to MAN. What are the forces which are acting along the normal axis? One is the tension, the other one is the component of weight which is W cos of 15, positive, negative. नेगेटिव सर। So T minus W cos 15 should be equal to MAN. What is the value of AN? V square over rho, और V हमने already find कर लिया which is 13.5 foot. Weight आपको पता है, so now you can find out the maximum tension by solving this equation of motion. Is it clear to all of you? यस सर। ओवरऑल अगर हम सोल्यूशन देखें, हमने जिस तरह भी बात की थी, द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 13.5 meters per second by applying the conservation of energy principle between position A and position B, and by applying the equation of motion along the normal axis, we can find out the value of tension to be equal to 149 kilonewton. I hope that the point is clear to all of you. कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का रिगार्डिंग एग्जांपल 14-9? सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अलोंग नॉर्मल एक्सिस डिफाइन की थी, अगर ये हम टेंजेंशियल एक्सिस भी कर सकते हैं। देखिए, टेंजेंशियल एक्सिस आप करते तो आपको क्या मिलता है? 80 मिल जाता, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग वेट एक्ट कर रहा है और 80 एक्ट कर रहा है। तो उस 80 का करना क्या है आपने? यहाँ आपने नहीं टेंशन सर, हाँ सर वो अगर हम नॉर्मल को रिजॉल्व करते हैं, क्या कर दें? नॉर्मल को रिजॉल्व कर दें। देखें, अलोंग द आपकी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने बनाई है? द कंपोनेंट ऑफ वेट व्हिच इज W sin 15। तो आपको 80 की वैल्यू मिल जाएगी वहां से, लेकिन इशू ये उस 80 का आपको ना पूछा गया है ना उससे आपको कोई और चीज निकालनी है। तो 80 आप क्यों अप्लाई करेंगे? आपको तो टेंशन निकालनी है, टेंशन नॉर्मल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी नॉर्मल एक्सिस के अलोंग जो है वो अप्लाई कर दी। ठीक है, यस सर, ठीक सर, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर लिया था। Now, moving on to a very interesting problem which is 14-10. थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को सुकून के साथ, तफसील के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। The ram R shown has a mass of 100 kg and it is released from rest 0.75 meters from the top of a spring A that has a stiffness of 12 kilonewton per meter. If a second spring B having a stiffness of 15 kilonewton per meter is nested inside spring A, determine the maximum displacement of A needed to stop the downward motion of this ram. The unstretched length of each spring is indicated in the figure. That is, spring A has an unstretched length of 0.4 meters, whereas spring B has an unstretched length of 0.3 meters. अब एक के बजाय आपके दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और ये रैम रेस्ट से रिलीज की जा रही है from a point of 0.75 meters above spring A. You need to calculate the maximum deformation in these springs
needed to stop the downward motion of this ram. थोड़ा सा अगर मैं फिगर को गौर से देखूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, ये आपके पास जो टॉप पे स्प्रिंग दिखाया गया है, it is spring A which has an unstretched length of 0.4 meters. Then you have a second spring which is spring B जिसकी आपको unstretched length 0.3 meters given है. So overall अगर मैं थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास जो स्प्रिंग A है that is given to us having a unstretched length of 0.4 मीटर और स्प्रिंग B जो मेरे पास ग्रीन से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ उसकी लेंथ मुझे 0.3 मीटर जो है वो गिवन है. सवाल क्लियर है देखो? Yes, sir. ओके, सो दिस वुड बी माय पोजीशन 1 जहां से मैं इसको रेस्ट से रिलीज कर रहा हूँ इस रैम को. एंड लेट अस से कि पोजीशन 2 जो है वो मेरी पोजीशन रैम की यहाँ कहीं पोजीशन 2 जो है वो डिफाइन हुई हुई है जिसपे ये स्प्रिंग A जो है it has displaced to a distance of SA as shown to you in the figure. So the upper spring is being displaced to a displacement of SA जिस तरह यहाँ फिगर पे मैंने शो किया है. Okay, now between position 1 and position 2, is there any non-conservative force acting on the ram? No, sir. So since there is no non-conservative force acting on the ram, so we can apply the conservation of energy principle on this ram, which says that the initial kinetic and potential energies should be equal to the final kinetic and potential energies, isn't it? Yes, sir. Okay, now in order to solve it, since we have a spring involved here, so ये जो आपकी potential energies हैं, इसको हम थोड़ा सा दोबारा इस फिगर को रब करके मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो ये समझ आ जाए. Okay, this was our position number 1 जो कि अभी हमने define की थी, and this was our position number 2 जिसके ऊपर मैंने कहा था कि स्प्रिंग A जो है it has been displaced by a distance SA as shown to you in the figure. So applying the conservation of energy principle P1 और चूंकि यहाँ इलास्टिक और ग्रेविटेशनल दोनों पोटेंशियल एनर्जीज आ रही हैं तो मैं यहीं उसको VG1 और VE1 के तौर पे लिख देता हूं ताकि मैं एक एक टर्म को जो है वो यहाँ मेंशन कर दूं. शुड बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी T2 प्लस VG2 प्लस VE2. So this is my conservation of energy principle जिसको मैंने potential energies को break कर दिया है in terms of its gravitational potential energy as well as the elastic potential energy. Okay, one by one discussing each and every term of this equation. First of all, starting with the kinetic energies terms, what should be the value of T1, the kinetic energy at position 1? 0. Since the ram is being released from rest at position 1, so the kinetic energy is going to be 0 at position 1. As far as this kinetic energy at position 2 is concerned, it is going to be half mv2 square, where v2 is unknown or known. Sir, known, sir, क्योंकि वो maximum मालूम करने तो रेस्ट पे आ चुका होगा. Rest पे आ चुका होगा. So what should be the value of T2 then? 0. It should also be equal to 0. So the kinetic energy at T2 is also going to be equal to 0. Is this point clear to all of you? Kinetic energy दोनों clear हैं. T1 तो इसलिए 0 है कि रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं. T2 इसलिए 0 है कि जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्प्रिंग की हो चुकी होगी तो रैम मोमेंटेरली जो है वो स्टॉप होगा. So at that position the kinetic energy T2 is also going to be equal to 0. ठीक है? Okay, now coming to the gravitational potential energy. First of all, the gravitational potential energy is always measured with reference to some datum. So let us define this position 1 as our datum position. So what should be the gravitational potential energy VG1? Sir, varying to 0.75 plus 0.4. नहीं, datum आपने position 1 पे define कर दिया है. So what should be the gravitational potential at datum? Sir, 0. 0 होगा, so it means that VG1 is going to be equal to 0. Okay, coming to this second gravitational potential energy, that is the gravitational potential at position 2. Position 2 position 1 से below lie करती है. Yes, sir. So it should have a negative gravitational potential, and that negative gravitational potential is going to be W times delta Y, where W is the weight of this ram and delta Y is the vertical displacement between position 1 and position 2. What is that vertical displacement? Sir, 0.75 plus SA. So 0.75 plus SA is going to be the vertical displacement delta Y. So this is the gravitational potential energy at position 2. Okay, what about the elastic potential energy at position 1?
ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए दूसरा कोई डेटम डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से आती है, और स्प्रिंग की वजह से जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है वो हमेशा स्प्रिंग की अनस्ट्रेच पोजीशन से मेजर की जाती है। उसके लिए डेटम हम अलग से डिफाइन नहीं करते, स्प्रिंग की अनस्ट्रेच पोजीशन जो है वो एक तरह से डेटम होती है। तो जब हम पोजीशन 1 के ऊपर रैम है, दोनों स्प्रिंग्स अनस्ट्रेच हैं, isn't it? यस सर। So what should be the elastic potential energy at position 1? 0. 0, because at position 1, once the ram is above 0.75 meters, then since both the springs are unstretched, therefore the elastic potential energy due to both the springs at position 1 is going to be equal to 0. बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी ये पॉइंट क्लियर है? V1 हम क्यों 0 कर रहे हैं? Any other student? Clear, sir. Clear है? Okay, now coming to the term VE2. Okay, this VE2 एक तरह से हमारे पास जो है इलास्टिक पोटेंशियल है at position 2, which is going to be, assuming कि दोनों springs displace हुए हैं, this elastic potential is going to be half Ka SA square plus half Kb SB square, isn't it? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। सो अगर इस इक्वेशन को ओवरऑल में देखूं तो कितने अननोन्स हैं इस इक्वेशन में? 3. दोबारा ऊपर से देखें, एक है, दो है या तीन है? तीन तो खैर किसी सूरत नहीं हो सकते। 2 है सर। दो अननोन है, एस ए एंड एस बी। सो वन इक्वेशन, टू अननोन्स। क्या ये सिस्टम सॉल्व किया जा सकता है? सर कोई तीसरी इक्वेशन, इंटरमीडिएट इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। कोई दूसरी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी ताकि दो सिस्टम, दो इक्वेशन, दो अननोन्स आ जाएं, या इसको रिड्यूस करना पड़ेगा एक अननोन एक इक्वेशन पे। सो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एस ए एंड एस बी? यस सर। क्या रिलेशनशिप है? SB will be equal to sir 0. SA minus 0.1. यस, दैट्स राइट। आपके पास ऐसे की लेंथ 0.4 है, मसलन मैं कहता हूं कि ये आपके पास 0.4 SA है, और आपके पास SB जो है वो 0.3 अपनी अनस्ट्रेच लेंथ के ऊपर है। अब जब आप रैम की मदद से इस स्प्रिंग को प्रेस करना शुरू करेंगे, जब कंप्रेशन स्प्रिंग नंबर A की 0.1 हो चुकी होगी, उसके बाद स्प्रिंग B जो है वो कंप्रेस होना शुरू होगा। इन अदर वर्ड्स, स्प्रिंग A की जितनी भी कंप्रेशन होगी, स्प्रिंग B की कंप्रेशन उससे 0.1 कम होगी। सो यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन व्हिच इज SB इक्वल टू SA minus 0.1. So replacing SB equal to SA minus 0.1 in this equation would reduce the system to one equation and one unknown. So once you solve this equation, SA comes out to be 0.331 and accordingly SB comes out to be 0.231 meters. Is this point clear to all of you? कोई चीज जो आप पूछना चाहें? क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके, सो ऑल्दो हम अगर चाहें तो अभी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि हम एक ही दफा बकाया एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं और एक ही दफा जो है वो हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो क्विज कंडक्ट करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ऑल्दो मैंने दो शामिल किए थे, लेकिन चलें हम थोड़ी सी मुश्किल वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 14-96 को देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, एंड देन आफ्टर द ब्रेक वी आर गोइंग टू हैव क्विज नंबर 3। ओके, इन दिस प्रॉब्लम व्हिच इज 14-96, the 65 kg square starts from rest at position A. You need to determine his speed at position B and the distance S where he lands at position C. Neglect friction. So हमने करना क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम इसको देखें, it is being launched from position A from rest. A से B के दरमियान क्या इसके ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है? No sir, neglect friction. So neglect friction है, so there is no non-conservative force acting on this particle between position A and position B. So first of all, applying the conservation of energy principle on this particle between position A and position B. That principle says that TA plus VA should be equal to TB plus VB. Now since this particle is being launched from rest at position A, so the initial kinetic energy is going to be equal to 0. And let us say कि मैं अपना जो datum define कर रहा हूँ वो भी इसी position A के ऊपर define कर रहा हूँ. So it means that the gravitational potential, यहाँ elastic तो मौजूद नहीं है, so only potential energy involved here is the gravitational potential energy. So the gravitational potential energy at position A would be equal to 0. Clear है ये दोनों चीजें? Yes sir. Okay, now coming to the kinetic energy at position B, it is going to be half m
VB square. So this is going to be the kinetic energy at position B. Sorry. What about the kinetic energy, gravitational potential energy at position B? Position B position A से below lie करता है. Yes, sir. So it should have negative gravitational potential minus W times delta Y. What is this delta Y? 15. It is given to us as 15 meters. So once you solve it, you can find the value of VB to be equal to 17.2 meters per second. So VB आपके पास आ गई, which is 17.2 meters per second. So this is the velocity with which the particle, the square, is going to leave point B at an angle of 30 degrees. Now, the second part, how you are going to determine this distance S? Any idea? तो यहाँ पे काइनेमैटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल हमें कर सकते हैं, नहीं हमें करनी पड़ेगी काइनेमैटिक्स इस्तेमाल. So we need to apply the projectile equations on this particle between point B and point C. So let us define our origin at point B. Projectile के लिए आप कहीं ना कहीं origin define करते हैं. So let us define that origin at point B, applying the range equation, that is horizontal motion. अगर मैं consider करूं, what should be that range equation? वो equation थी हमारे पास x equal to x naught. BT याद है कुछ? This was the equation which was x equal to x naught plus v naught xt. ऐसे ही है. तो x क्या होगा इसमें, क्या बता सकते हैं? Sir, S cos 30. So it is going to be s cos 30. x naught मेरे पास 0 होगा since I have defined my origin at that point. और v naught x क्या हो जाएगा? It is going to be v आपके पास 17.2 आया था, तो 17.2 cos 30 t. ऐसे ही है. क्लियर है ये इक्वेशन, या किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर. क्लियर है. ओके, नाउ कमिंग टू द वर्टिकल मोशन इक्वेशन. वर्टिकल मोशन में हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. y equal to y naught plus v naught yt minus half gt square. ठीक है. जी सर. ओके, y naught क्या होगा यहाँ? तो 0 कर दिया. मैंने 0 कर दी है because I have defined the origin at point B, so y naught is going to be 0. The next question, what should be the value of y here? Can you identify y? minus 4.5. सर 4.5 plus s sin 30. 4.5 plus s sin 30, क्या ये सही है? माइनस कर देंगे. With a negative sign, so minus bracket 4.5 plus s sin 30. So quickly हम अगर solution को देखें, first of all we applied the conservation of energy principle and found the value of VB to be equal to 17.2 meters per second. Then we considered the projectile motion from B to C. First of all, we applied the range equation, which will give us S to be equal to 17.2 t. Then we applied the vertical motion equation, जिससे हमारे पास ये दो equations आ जाएंगी. Solving these two equations simultaneously would give us the value of S and t to be equal to the values shown here. So I hope the point is clear to all of you. Any query regarding this point only, because बाकी तो projectile motion है, वो हमारी kinematics है, जो कि मेरी assumption है कि आपको आती होगी. Any point relevant to step number 1 जो कि आप पूछना चाहें?